ये एक फॉर्मूला है कि तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट निकालने के लिए तुम्हें उस टाइप के मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बड़ा रिसर्च बॉडी है, वो रिसर्च करके ही उनके नोट्स बना रहा है, वो उनका ही बेस लेके ये सारे बुक्स बने हैं। 3-4 साल देके भी तुम्हारा प्रीलियम नहीं निकल रहा है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर देखो नया हो या पुराना हो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना ही है तो मैं बोलूंगा कि तुम फर्स्ट स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। हर सब्जेक्ट के लिए बेटर है। लोग बोलते हैं सिर्फ 11-12 पढ़ो, मुझे ऐसा नहीं लगता, और थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। और लुसेंट का नोट्स नहीं बनाने, ऑलरेडी नोट्स बना के रखा है और फैक्चुअल है, पूरा क्रोनोलॉजी अच्छा दिया है तो अच्छा हेल्प करेगा लुसेंट जी के। आर्ट एंड कल्चर में शुरू सीसीआरटी के नोट से किया था, बाद में बहुत अच्छा दिया था लेकिन बल्कि था, तो उसका मैंने नोट्स बना के उसको बाद में सीसीआरटी को साइड में रख दिया। फिर 11th एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया उसका भी नोट्स बनाया, फाइनल में छोटा सा नोट्स बन गया। एनवायरमेंट के शंकर है, फर्स्ट टू लास्ट लाइन एंड टू एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, उसे दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट है उसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, शंकर है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 लोगों से ज्यादा तुम्हें पता रहना प्रीलियम के लिए मस्ट है। और मेंस का उल्टा है, तुम्हें सबसे अच्छा पता रहना जरूरी है। उसमें मेंस में सोर्सेस कम है, प्रीलियम में सोर्सेस ज्यादा है, प्रीलियम में डेटा ज्यादा है, प्रीलियम में फैक्ट ज्यादा है। तो इतना सब अपने स्ट्रैटेजी में या अपने दिमाग में बैठना बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज के लिए मैंने थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकाला है, वो थोड़ा सा जिसको मैच होगा और मेरा ये सोल्यूशन करेगा। मतलब तुम अगर 90s में खेल रहे हो, तुम्हारा 3-4 मार्क्स से नहीं निकल रहा है, तुम्हें फॉरेस्ट में 100 के ऊपर नहीं जा रहे हो, फॉरेस्ट में बैठना है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी काम करेगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये 4 सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट में तुम्हारे 2 रो सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं है, तुम प्रीलियम नहीं क्लियर कर पाओगे। ये चारों के चारों मस्ट है, और जो ये 4 सब्जेक्ट में कमांड लेगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 120 प्लस भी जा सकता है, 100 प्लस भी जा सकता है। मार्केट में जितने भी बड़े क्लासेस है, विजन रहने दो, फोरम रहने दो, वाजीराम रहने दो, फिजिक्स वाला रहने दो, ये सबके जितने भी सब्जेक्ट वाइज पेपर्स है सब लेके आना ये मार्केट से। वो एडिशनल मार्क दे देंगे आपको, 10 to 15 मार्क्स आपका स्कोर बढ़ा देंगे, और कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाले वो 12 थीम्स है। 12 थीम्स कौन से आप लॉन्ग टर्म चलने वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन जैसे इवॉल्व हो रहा है प्रीलिम्स, नए ऑप्शंस आए हैं कि ओनली 1 ओनली 2, पूरा एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया। ये स्ट्रेटजी उसमें कितना एप्लीकेबल रहेगी? नमस्ते, वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है दौलत जी। वेलकम दौलत टू आवर पॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। दौलत जी ने 5 प्रीलिम्स दिए हैं, उसमें से 3 उनकी प्रीलिम्स क्लियर हो चुकी है। 5 में उनका जीएस पेपर 1 क्लियर हो चुका है, आई थिंक 2 उनका सीसैट पेपर कंटिन्यूअस रो में निकला है निकला मेरा, है। 5 भी प्रीलिम्स, और 3 आपने मेंस दिए। 3 बार मेंस दिया है। मतलब आप एक बार फॉरेस्ट मेंस भी दिया है मैंने। आप मतलब कंप्लीट पैकेज है आई थिंक प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए अच्छा सा बता पाऊंगा मैं क्या करना है क्या नहीं। दौलत जी, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं रहता हूँ मुंबई में भी, मेरा गांव है सोलापुर। मेरा इंजीनियरिंग नांदेड़ से हुआ है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हुआ है। उसके बाद मैंने 4 साल टीसीएस में जॉब किया। लास्ट ईयर जॉब करते वक्त मुझे यूपीएससी का पता चला, तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने लगा। अच्छा। और तब से यूपीएससी के फील्ड में लगा हूँ और अभी भी यूपीएससी और सेट सर्विसेज कर रहा हूँ। दौलत, आपने लगातार 5 बार जीएस तो क्लियर किए है प्रीलिम्स में, तो आपकी जो प्रीलिम्स अभी जैसे एकदम इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बच्चे प्रीलिम्स से, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम का ऐसा स्ट्रैटेजी, मेरा एक फॉर्मूला प्रीलिम का सॉल्व करने का है कि अगर तुम्हें एक रियल एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हें राइट निकालना है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन है, वो तुम्हें राइट निकालना है अपने एंड के एग्जाम में, फाइनल पेपर में, तो तुम्हें क्लाइमेटोलॉजी की तुम्हें मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे विद डिफरेंट एंगल, विद डिफरेंट फैक्ट्स, और उसके तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा टीडियस टास्क है। लेकिन एक बार नोट्स बन गए, तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी अच्छा बन जाएगा। यूपीएससी में कैसे भी क्वेश्चन घुमाने दो, तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन राइट होने वाला ही है। तो ये फॉर्मूला है कि तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट निकालने के लिए तुम्हें उस टाइप के मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। मल्टीपल पर्सपेक्टिव चाहिए एक ही चीज को सोचने के लिए। यस, ऐसा बोल सकते हैं। अभी फॉर ट्रायल एंड एरर टाइप फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी तुम्हें राइट, अभी फिस्कल पॉलिसी के ही 5 डेफिनेशन अलग अलग है, और बार बार अगर स्टेट सर्विसेज में देखोगे, यूपीएससी में भी देखो, इवन वो घुमा के वही डेफिनेशन बार बार पूछेंगे और बच्चे वहां पे गलत होंगे, क्योंकि उसके 5 डेफिनेशन है, तो तुम्हें पांचों की पांचों कंसेप्ट या फिर डेफिनेशन याद करनी होंगे वो। तो दौलत सर, ये टीडीएस जो टास्क है, ये आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया था आपकी प्रिपरेशन के दौरान? शुरू में तो मुझे बहुत डिफिकल्ट गया, पूरा समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है। पॉलिटी, मेरा बैकग्राउंड वर्नाक्युलर से था, पॉलिटी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। एक सेम इकोनॉमी का भी वैसे हाल था, तो मैंने मेरे मराठी मीडियम के जो बुक्स है उसको बेसिक एक बार पढ़ लिया, फिर बाद में लक्ष्मीकांत पे आया। लक्ष्मीकांत से फिर पता चला कि एनसीईआरटी भी कोई है और एनसीईआरटी भी पढ़ना है अपने को। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा सा फिर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग स्टार्ट किया मैंने, और नोट्स मेकिंग मेरे एक दोस्त था, उससे काफ़ी हेल्प हुआ। उसके नोट्स कैसे बनाता है, नोट्स कैसे कब बनाना है, उससे पता चला, और मेरे खुद के नोट्स बनाए, और तब से मैं प्रीलियम फेल ही नहीं हुआ, कंटिन्यूस प्रीलियम क्लियर ही करता रहा। और स्टेट सर्विसेज में भी मुझे वो नोट्स का हेल्प हो गया। स्टेट सर्विसेज भी मैंने 3-4 मेंस दिए हैं उसके भी। अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार नोट्स बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको।
इसमें यही है ना कि बहुत लोगों जब यूपीएससी करने आते हैं बेसिक बताते हैं कि एनसीईआरटी सब कुछ है आपको पढ़ना है, लेकिन आपका उल्टा हुआ कि एनसीईआरटी पता नहीं थी, बाद में आपको पता चला। हाँ, बाद में मुझे एनसीईआरटी पता चला। हाँ, तो ये जो आपने टीडीएस वर्क किया और बाद में एनसीईआरटी पता चली, इसका कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ क्या आपको कि यार मुझे अगर पहले एनसीईआरटी पता चल जाती, मैं ये नोट्स बना देता तो मुझे कुछ आसानी हो जाती? प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्योंकि एनसीईआरटी के ही वो कॉपीज है सारे। अच्छा, बुक्स तो जो भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे, एनसीईआरटी एक बड़ा रिसर्च बॉडी है, वो रिसर्च करके ही उनके नोट्स बना रहा है वो, और उनका ही बेस लेके ये सारे बुक्स बने हैं, ऐसा मुझे लगता है। या फिर दूसरा थोड़ा सा अलग रिसर्च करके उन्होंने बनाया होगा, लेकिन एनसीईआरटी उनका बेस है। बाद में मुझे लेटर पता चला कि जो भी जितने भी मार्केट में बुक्स है वो सब एनसीईआरटी के ऊपर है। तो बाद में मुझे एनसीईआरटी पे जाने में इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ, उलट और ईजी हो गया कि मेरे को मुझे ये और अच्छे से आसानी से पता चल गया कि इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी है। तो सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस या क्वेश्चन पेपर करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये टीडीएस वर्क बोला आपने कि बहुत ही मतलब इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हम यूपीएससी की साइकिल मानो 2 साल की है, कि अगर आपको 1 साल पढ़ने में और 1 साल एग्ज़ाम देने में लगे, तो ये कितना टाइम आपका कंज्यूम करेगी अगर आपके फॉर्मूला से चले? तो कि मैं 100 क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये कितना टाइम जाएगा इसमें? उसका एक रिक्वायरमेंट है कि अगर तुम न्यू हो तो तुम्हें टाइम जाएगा। अगर तुम ऑलरेडी हो 3-4 साल देके भी तुम्हारा प्रीलियम नहीं निकल रहा है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगा। तो तुम्हें कौन सा जो नया बताना है कि एक्सपीरियंस वाले को न्यू वाले आ रहे हैं, न्यू वाले बताना है उसको पहले कि एक एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पढ़ लो, या फिर पूरा ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद में तुम पीवाईक्यू पे जाओ, या फिर एनसीईआरटी के नीचे जो क्वेश्चन है वही पहले सॉल्व करो। अगर उसमें थोड़ा तुमने जो भी एक फर्स्ट रीडिंग में देखो कि तुम्हारे राइट आ रहे क्या, अगर तुम्हारे राइट नहीं आ रहे तो तुम्हें और एक बार पढ़ना है, उस वहाँ पे पता चलेगा कि मुझे और एक बार पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है मुझे ये। तो तुम्हें ये उसके की वर्ड या फिर की पॉइंट, उसके की टॉपिक्स पता चलेंगे कि ये चैप्टर के ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये की पॉइंट है। सिमिलरली अगर तुम अभी समझो तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी पढ़ के हो गया ज्योग्राफी का, तुम्हें पता नहीं अभी आगे करना क्या है, तो बेस्ट है कि पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू देखा, एनालाइज करो कि कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत घुमा सकते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी पकड़ा मैंने क्योंकि अभी जाओ वहाँ पे और पीवाईक्यू का एनालिसिस देखो कि क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे घुमा रहे हैं। और तुम्हें पता चला कि क्लाइमेटोलॉजी में समझो अभी मुझे ना 12th डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है। क्लाइमेटिक जोन्स पे मुझे मेडिटेरियन नहीं पूछा है, तो मेडिटेरियन का उसका भी एक ट्रिक बन जाएगा। तो मेरे अंडर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें मेडिटेरियन आसान जाएगा, क्योंकि मेडिटेरियन में वेट विंटर ड्राई क्लाइमेट, ये फार्मूला पता चला, कितना भी घुमाने दो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन राइट आने वाला ही है। ठीक है, तो दौलत, ये जो आपके सब्जेक्ट वाइज एक ब्रीफली आप बताओगे कि क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे और कैसे उनसे नोट्स वोट्स बनाए थे ये सब? अगर देखो नया हो या पुराना हो तो मैं एनसीईआरटी पढ़ना ही है, तो मैं बोलूँगा कि तुम फर्स्ट स्टार्ट करो एनसीईआरटी से ही। हर सब्जेक्ट के लिए बेटर है। और लोग बोलते हैं सिर्फ 11-12 पढ़ो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है 6 to 12 पढ़ना है, उसमें भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के भी पढ़ो तुम, क्योंकि बहुत एकदम बेसिक, एकदम लूसिड लैंग्वेज स्टार्ट करता है तो एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाता है। तो मुझे यही बोलना होगा कि तुम एनसीईआरटी पहले पढ़ो, डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पे जंप मत करो। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, वो ये होने के बाद स्टैंडर्ड बुक के पास जाएंगे अपन। स्टैंडर्ड बुक भी कुछ गिने चुने ही बुक्स पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसमें। कौन से स्टैंडर्ड बुक्स? मतलब अभी इकोनॉमी के लिए कोई भी एक मार्केट का स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो। मैंने रमेश सिंह फॉलो किया था और वीडियो देखे थे मृणाल के, ठीक है, तो मुझे दोनों का भी हेल्प हुआ और इकोनॉमी मेरा अच्छा बन गया। मृणाल भाई जी एकदम हैप्पी, गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, या फिर उनका इकोनॉमी को मतलब समझाने का तरीका सबसे अलग है और समझ भी जाता है। सही, हाँ। और दूसरे सब्जेक्ट के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ये इसके आपने क्या क्या? पॉलिटी के लिए अपना एनसीईआरटी फर्स्ट पढ़ो, बाद में लक्ष्मीकांत ही जाओ। लक्ष्मीकांत के आगे मत जाना, लक्ष्मीकांत के आगे जाना है तो गवर्नेंस वाला बुक देखो, जो कि मेंस में हेल्प करेगा अपने को। ये अपन प्रीलिम का बात कर रहे हैं, मेंस का बाद में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री के लिए आपने क्या क्या? हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में भी 3 थे कि एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, मेडिवल आ जाता है, इसमें क्या? हिस्ट्री का भी सेम है। पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12 आवर पास्ट से लेके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी का थीम्स भी बहुत अच्छा दिया उसमें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का थीम्स भी तुम्हारे मेंस के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा रहेगा वो भी। तो और ये सब पढ़ने के बाद उसका नोट्स मेकिंग है वो इम्पोर्टेंट है, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसमें साइंस एंड टेक बहुत दिक्कत देता है कि कहाँ से पढ़े, बहुत ही वो करंट बेस है कि
तो पेपर और क्या मतलब आपने कुछ Science या and tech- इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की आपकी हेल्प? मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो साइंस एंड टेक में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मुझे बायोलॉजी एमबीबीएस भी करना था, तो बायोलॉजी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और साइंस एंड टेक के लिए तो मैं एक सिंपल बोलूँगा तो वापस एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी काफ़ी वास्ट है, पढ़ना दिक्कत रहेगा, लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो एनसीईआरटी जो साइंस बैकग्राउंड से है वो लुसेंट का साइंस पढ़ सकता है, शॉर्ट में एकदम पूरा बेसिक बताया है। एडवांस के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंस के लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है, जो विजन या फिर मार्केट के जो भी सोर्सेस है वो तुम करंट अफेयर्स यूज करके बना सकते हो उसका। तो साइंस एंड टेक जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके बाद में जो मार्केट के करंट अफेयर ट्रेंड्स है, विजन और जीएस स्कोर के टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए क्या सोर्सेज है? एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस फर्स्ट टू लास्ट लाइन एंड टू एंड पढ़ना है, छोटे छोटे वर्ड पढ़ना है, यही बोलूँगा। क्योंकि एनवायरनमेंट तुम कितना भी घूमो मार्केट में, आना है शंकर आयस के बुक से ही आना है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है और मेरा ऑब्जर्वेशन लास्ट 6 ईयर्स का। मिनिमम 15 में से तुम 12 to 12 क्वेश्चन शंकर आयस से ही निकालोगे। और शंकर आयस का नोट्स कैसे बनाना है, शंकर आयस ग्रास्प कैसे करना है, छोटे छोटे फैक्ट कैसे याद रखने हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसमें ये सब सोर्सेस में अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके न्यू एडिशन आ रहे हैं और वो बड़े होते जा रहे हैं, बल्कि होते जा रहे हैं। हाँ, बल्कि होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या कि वो ओल्ड एडिशन हम ले ले या जो न्यू एडिशन जैसे घबरा कैसे, मतलब अगर एक्सपीरियंस वाला है तो वो नया लेगा नहीं, वो सिर्फ एडिशन ही करता रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा रहेगा। और न्यू एडिशन में 2-3 ही लॉ अपने चेंज होते हैं, जैसे कि इस साल अभी आ गया नया एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का अमेंडमेंट हुआ अभी रिसेंटली, तो वो नया बुक में वही आएगा। वो नया बुक में तो अपन करंट अफेयर्स में अपने को वो मिल जाएगा, तो नया बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो नए लोग हैं उनको नया ही लेना है। अच्छा, ठीक है दौलत, अब नेक्स्ट फेज में जाते हैं हम, जो डीप डाइव करेंगे ईच सब्जेक्ट में कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन हिस्ट्री से, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है और इसमें का जो कंपेरेटिवली देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो टाइम का है वो काफ़ी कम है दूसरे सब्जेक्ट से। सो हिस्ट्री के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? पूरा मतलब हिस्ट्री में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ साथ बताइए। अगर तुम नए स्टूडेंट हो और एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो और प्रीलिम बार बार फेल हो रहा है, जो इनका निकल रहा है उनके लिए मतलब उनको पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है। अपन ये दोनों के लिए ही बात करेंगे। ठीक, पहले मार्केट में जाना और लुसेंट जीके का बुक उठा लेना हिस्ट्री के लिए। उसमें से एंशिएंट, मेडिएवल, और उसमें अभी नए एडिशन में आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस एक पार्ट ऐड हो गया है। और तुम देखना 2018-19 में ये पार्ट पे 2-3 क्वेश्चंस निकले थे। और मैंने ये मेरे 6 साल का पास्ट ऑब्जर्वेशन है कि लुसेंट से तुम मिनिमम 4 to 5 मार्क्स इजीली सॉल्व मिला सकते हो, क्योंकि कम समय में वो ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। तो वो मस्ट है हिस्ट्री के लिए। और उसका एक बेनिफिट और है कि तुम्हारा हिस्ट्री का जो भी इंडिया का हिस्ट्री है, जो भी वर्ल्ड का हिस्ट्री है, पूरा फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में बैठा देता है कि हाँ बाबा ऐसा ऐसा हुआ था, ये सिक्वेंस में अपना हिस्ट्री चला है। हरियंका के बाद मौर्य, मौर्य के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद हर्षा, हिस्ट्री एंड हो रहा है, मेडिवल स्टार्ट हो रहा है। मेडिवल अपने 7th सेंचुरी में मेडिवल एंड हो रहा है, मॉडर्न चालू हो रहा है। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। मैं बोलूँ वो लुसेंट जीके एंशिएंट मेडिवल पढ़ने के लिए 1 डे में आप पूरा पढ़ सकते हो। वही अगर 3 बार पढ़ोगे तो तुम और ज़्यादा तुम्हें हिस्ट्री इजी लगने लगेगा और थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। और लुसेंट का नोट्स नहीं बनाने, ऑलरेडी नोट्स बना के रखा है और फैक्चुअल है, पूरा क्रोनोलॉजी अच्छा दिया है, तो अच्छा हेल्प करेगा लुसेंट जीके। और लुसेंट जीके होने के बाद अपन को एनसीईआरटी लेना है। एनसीईआरटी में 6 to 12 अगेन, आवर पास्ट, ये सब। इसमें वो एनसीईआरटी का ओल्ड और न्यू में तमिलनाडु का भी चलता है। ये अब इसको कैसे सेग्रीगेट जिसको टाइम है वो तमिलनाडु पढ़े, जिसका ऑप्शनल है वो तमिलनाडु पढ़े। बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो बोलूँ एनसीईआरटी से और ये बेसिक स्पेक्ट्रम और लुसेंट जीके से यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक क्वेश्चन था 2023 इल्मेनाइट और रूटाइल का, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है वो। तो मुझे नहीं लगता है कि इसे कुछ बाहर जा रहा है, एनसीईआरटी से जा रहा होगा तो करंट अफेयर के बेस पे ही जा रहा है। और बहुत रिसर्च करने तो और बहुत कम पड़ जाएगा रिसर्च, तो बहुत इतना सब नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक करके करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, इजीली अपन प्रीलिम का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो एंशिएंट, मिडिवल, ये सब आपने लुसेंट से ही कवर, लुसेंट प्लस एनसीईआरटी प्लस अपना स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम में यहाँ पे हमने वो नितिन ने वही स्टैट निकाला था कि अब ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से जो क्वेश्चंस है ना बहुत कम आते जा रहे हैं। मतलब स्पेक्ट्रम में से 4 क्वेश्चन ही आए 2022 में, और वो स्पेक्ट्रम में से 2022 में जैसे 4 ही क्वेश्चन आए। और ये होता रहा है कि ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं कि 2021 में अचानक से मतलब 10 के ऊपर आ गए।
ये मतलब एक कोई भी फाइनेट उसका ये नहीं, मतलब वो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब वो वाला है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वो इजी लैंग्वेज में अच्छा कवर किया है पूरा इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ। और स्पेक्ट्रम भी एनसीईआरटी के बेस पे ही बना है। अगर तुम ओल्ड एनसीईआरटी उठाओगे स्पेक्ट्रम का तो तुम्हें सिमिलरिटी मिलेगी ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम भी कुछ ऐसा उन्होंने नया अलग नहीं बनाया है, उन्होंने एनसीईआरटी के बेस पे ही उनका मुझे लगता है 40% नया रहेगा, 60% एनसीईआरटी से मैच कर रहा है उनका। तो अगर तुम फैक्ट देखोगे तो, और तुम जो बोल रहे हो 4 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से है, काफ़ी बड़ी बात है कि 4 क्वेश्चन डायरेक्टली तुम सॉल्व कर रहे हो स्पेक्ट्रम से, क्योंकि अपने को स्पेक्ट्रम एक कंसाइज में दे रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और तुम स्पेक्ट्रम में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है उसका। तो स्पेक्ट्रम ओके बोलूँगा मैं। लेकिन मेरा जैसे क्वेश्चन है कि एक तरफ है एम लक्ष्मीकांत, हाँ। ठीक है, वो भी लगभग 800 पेजेस की बुक है, काफ़ी फैक्ट्स है उसमें। स्पेक्ट्रम में तो फैक्ट से लोडेड है वो भी 800 पेज करीब की है। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो और 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो आप हो सकता है 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मिसमैच है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो जाता है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि अपना हिस्ट्री उतना बड़ा है। हाँ। तो अपने को ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना याद रखने के लिए अपने को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पड़ेंगे, रिवीजन अच्छा होने के लिए अपने को नोट्स निकालना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है इसके साथ कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अब क्या ये कहाँ से पढ़ें। जैसे वो आया था कि गुप्ता पीरियड के बाद कौन से वो आए थे। ये जो डिफ़िकल्टी लेवल का बात किया ना, वो डिफ़िकल्टी मुझे ऐसा इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है उसको डिफ़िकल्ट जाने वाला ही है। अगर तुमने नोट्स मिनिमम 10 टाइम्स पढ़े हो तो तुम्हें खुद से एनालिसिस कर पाओगे एग्जाम में कि ये गुप्ता में डिसेंट्रलाइजेशन पिक पे था, और तुम्हें इस डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन में कोई भी अब गुप्ता का क्वेश्चन आएगा तो तुम वहाँ पे टैकल कर पाओगे। अगर तुमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन और गुप्ता पता ही नहीं है तो तुम्हें डिफिकल्ट जाने वाला ही है, और बेसिक पे ही तुम्हें फंसाया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कहाँ से किया था? आर्ट एंड कल्चर में शुरू सीसीआरटी के नोट से किया था, बाद में वो अच्छा दिया था लेकिन बल्कि था। तो उसका मैंने नोट्स बना के उसको बाद में सीसीआरटी को साइड में रख दिया। फिर 11th एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया का उसका भी नोट्स बनाया, और फाइनल में एक छोटा सा नोट्स बन गया, वही पढ़ते रहा। एग्जैक्टली यही मेरा मतलब पॉइंट है कि अब इतना सारा करने की जरूरत नहीं है नए लोगों को। सब्जेक्ट हो गए, नितिन सिंघानिया पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि अपन ने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, तमिलनाडु की हिस्ट्री चलो वो नहीं पढ़ रहे, तो एनसीईआरटीज भी काफ़ी बल्कि बुकें हैं, बहुत सारी हैं, और वो भी हर एक मतलब पार्ट्स में कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी फिर इतना कम आ रहा है उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी डिफ़िकल्ट इतने आते हैं कि सॉल्व और कम हो पाते हैं। हाँ, लेकिन आपने इतना पढ़ा तो मैं वही पूछना चाहता कि आर्ट एंड कल्चर में मतलब सॉल्व कर पाए क्या वो? हाँ, क्योंकि अगर आप कर पा रहे तो मतलब यू आर इन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कर नहीं पाते। अगर आप कर पा रहे और बहुत सारे, मैंने ये देखा, मैंने खुद ही रिस्क ली थी कि आर्ट एंड कल्चर में कि ये फैमिलियर लग रहा है, इसको टिक कर देते, लेकिन वो बाद में पता चला कि यार ये तो नहीं है, क्योंकि फैमिलियर वर्ड्स लगते हैं और ऐसा लगता है यार, और सिंगल लाइनर रहते हैं। हाँ, सिंगल लाइनर में, हाँ, कि ये इजी हो सकता है, ये कुछ तो संस्कृत टाइप वर्ड है, ये तो अपने पता चल रहा है, इससे ये मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वो नहीं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे मतलब यू आर इन, मतलब ये हो गया था आपके साथ कि किसी पेपर में कि बहुत लोगों को आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट गया लेकिन आपने सॉल्व कर दिया। आर्ट एंड कल्चर का कैसे निगलेक्टेड टॉपिक है, वो आता है 2-3 मार्क के लिए, इसलिए ज़्यादा लोग सिंसियरली नहीं करते, ऊपर से देखने के लिए करते हैं। हाँ, मेरा आर्ट एंड कल्चर हो गया है, 2-3 डांस फॉर्म होते हैं, 2-3 मतलब सेट के डांस फॉर्म दिमाग में रहते हैं, बाकी सब ऐसे भूल जाते हैं, स्पेशली साउथ के सबके सिमिलर लगते हैं। तो उसका कोई भी एक बुक पढ़ लो, नितिन सिंघानिया पढ़ लो चलेगा, और अपना 11th एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से तुम देखोगे तो ये स्टैंडर्ड बुक से नहीं आएंगे, तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हें कीवर्ड भी वहाँ से मिलेगा। तो एनसीईआरटी मस्ट है। नितिन सिंघानिया दोनों का एक 15 दिन निकालो, 15 दिन में नोट्स बनाओ, उसको फाइनल रखो, या फिर ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हुए बुक फॉलो करो, स्टैंडर्ड नोट्स टॉपर्स के नोट्स देखो, मैच करो, तुम्हें नया एडिशन लगा उसमें ऐड कर दो, और नोट्स तुम्हारे फाइनल रखो, और उसी को 10 बार पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। और जो डाइवर्सिटी बोल रहे हो कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है समझने, तो उसके लिए प्रीलिम के लिए तुम्हें डाइवर्स पढ़ना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक ये है कि हिस्ट्री में काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहते हैं, तो वो हॉट टॉपिक्स क्या है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, और ये एटलीस्ट कवर करके जाओ तो अपने आप को कवर्ड रखोगे आप। हॉट टॉपिक्स बेर मिनिमम सॉल्व हो पाएगा। जैसे ये सोशल रिफॉर्म्स हो गया मॉडर्न इंडिया में, या एशियन में बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया,
मुगल हो गया वो हाँ उनके मिडवल में। तो ये तो मतलब कहाँ से, मतलब ये जो आपने सोर्सेज बताए वहाँ से सब कवर हो जाएगा क्या? वहाँ से कवर होगा अच्छे नहीं से। वो वहाँ से होगा, ये है मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये सिलेबस का हिस्सा तो आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे एंशंट का पढ़ लेते हैं अपन, पेलियोलिथिक एज, ये सब, तो उसमें हाँ। इतना वो नहीं हाँ। होता बर्डन। और ऐसे ही बाद में पढ़ते रहते हैं अपन, काफ़ी गुप्ता के बाद है जैसे, मतलब पढ़ते रहते वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें से रिटर्न नहीं आता क्योंकि उसमें से कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखो विजयनगर है, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो ऐसे कुछ हॉट टॉपिक्स आप बता सकते हो हिस्ट्री के लिए? ऐसे टॉपिक, एक चोला एम्पायर है साउथ में से, चोला पांड्या, और थर्ड वाला अपना संगम एज हो गया, संगम एज, चोला चेरा पांड्या, वो करना है, पल्लव डायनेस्टी करने हैं। और तुम देखोगे ना, जो बड़े बड़े डायनेस्टी है उसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो छोटा डायनेस्टी कौन सा, कलबराज, उसमें थोड़ा सा कभी तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, वो भी एक स्टेटमेंट में आ जाएगा। आजकल तो ऐसे भी आने लगे छोटी डायनेस्टी पे कि क्रोनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजी के लिए आ सकता है, या फिर 4 स्टेटमेंट में एक छोटा सा दे देंगे, इसको आपको डायनेस्टी का यहाँ से बिलोंग करती है, या फिर अपने नॉन फॉर्मल रामा का, रामा के लिनिएजेस इस्क्वाकू फैमिली है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी। तो या वो कंटेम्प्रेरी वाले भी आते कि अकबर का ये कौन से कंटेम्प्रेरी वाले थे, वो जरा वो भी ये हो जाते क्या, पर्सनैलिटीज वाला। ये जो डाउट्स है ना तुम्हारे, एक बार तुम लुसेंट पढ़ोगे ना, तुम ये बाद में पूछोगे नहीं डाउट्स। अच्छा, सब उसमें तुम देखो एक बार लुसेंट का एकदम, उसको 10 बार पढ़ो, मैं तो बोलूंगा तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इतने जादू है बुक में, वो बहुत खतरनाक बुक है। वो छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत काम कर जाएगा तुम्हारा। लगता है एक बार तुम्हारा हिस्ट्री का डर ही निकल जाएगा बुक से। उसको 10 बार पढ़ो, तुम्हारा सारा हिस्ट्री फ्रेमवर्क एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। और उसका बेनिफिट क्या है, और लुसेंट का एक स्टैंडर्ड रखो, एनसीईआरटी का उसके अभी समझो तुम्हारा हर्षा चल रहा है या फिर मौर्य चल रहा है, अपना एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी का मौर्य आया, उसके यहाँ पे तुम्हारा नोट्स ऐड कर दो, तुम्हारे ऑलरेडी नोट्स में तुम नया नोट्स बनाओ, वैल्यू एडिशन। अपन हिस्ट्री के नोट्स बनाने का तरीका बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही ये हिस्ट्री की बात होगी। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हर साल लगभग 30 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में आते हैं, बोल सकते हैं, है ना? तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इन दोनों सब्जेक्ट के लिए? एनवायरमेंट के शंकर राइस बोल दिया मैंने, वो फर्स्ट टू लास्ट लाइन एंड टू एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, उसे दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट है उसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। शंकर राइस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शंकर राइस पढ़ने के बाद आता है उसके टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे कि कैसे एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। या अभी भी मतलब को आप बता सकते कि उसमें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कि हम अगर पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और इसके एमसीक्यू का रोल, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब पढ़ेंगे, बाद में फेब में या मार्च में जाके टेस्ट लगाए, तब तक तो सब भूल भी गए होते। वो कुछ काम का नहीं है, वो ऐसे क्लियर ही नहीं होने वाला है वो, या फिर मुश्किल से क्लियर होगा वो। उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर मैं मार्च में प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू की, उसके बहुत चांसेस तो लगता है कि यार याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं, वैसा बहुत गलत स्ट्रैटेजी है वो, उससे डिफिकल्ट जाएगा किसी को भी। हाँ, तो इसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का हो गया। अब इसमें इकोनॉमी का भी आपने बता दिया था कि मृणाल का वगैरह होगा। साइंस एंड टेक का क्या? साइंस एंड टेक का भी अपने जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 12 बेस बनाएगा, थोड़ा एडवांस में लेके जाएगा। उसके होने के बाद अपना यूपीएससी प्रीलियम के लिए आना है, वो भी करंट अफेयर बेस्ट है। पूरा साइंस एंड टेक पूरा बोल सकता हूँ, 80% बोल सकता हूँ, 20% कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस निकलते। जैसे कि सेल थियरी निकला था मेरे साथ 2019 में। सेल थियरी का एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, वैक्यूल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते कि नहीं है, तो और एनिमल्स में होते, उसका डिफरेंस है। जिनको फैक्ट पता था, इसलिए कोई भी एक लुसेंट साइंस का बुक है जो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कम टाइम में तुम्हें साइंस सारा पूरा क्लियर करके देगा, बेसिक वाला। तो लुसेंट के साथ एडवांस पढ़ना है, करंट अफेयर। आपका लुसेंट में काम तो नहीं करते ना? लुसेंट में काम नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन वही है कि आप जैसे लुसेंट सजेस्ट कर रहे हो, मैंने काफ़ी कम कैंडिडेट्स को लुसेंट यूज़ करते हुए देखा यूपीएससी के लिए, क्योंकि वो स्टेट्स ये छोटे मोटे एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। लुसेंट यूज़ करने के लिए साइंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए लुसेंट एक रिवीजन नोट्स टाइप अच्छा काम करेगा। जो 9 साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा साइंस, उनके लिए वो नहीं है ऑप्शन। वही मतलब नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सोर्स ना यूज़ करें लुसेंट। नहीं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए नहीं है वो। साइंस बैकग्राउंड के लिए वो काम चला जाएगा, और विजन के करंट अफेयर ऐड करो, तुम्हारा साइंस यहाँ पे बन जाएगा। यूपीएससी में हम ये सब पढ़ते, ऐसे बोलते कि जितना भी अंडर द सन है वो पढ़ते, ये वाला रेफरेंस बुक वो वाला। बहुत लोग तो पीएचडी भी करने लगते। ये सब करने के बाद मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी ये सब पढ़ने की?
देखो प्रीलियम का है तुम्हें सबसे ज़्यादा पता रहना ज़रूरी है। 4 लोग हो, तुम 4 लोगों से ज़्यादा तुम्हें पता रहना प्रीलियम के लिए मस्ट है। और मेंस का उल्टा है, तुम्हें सबसे अच्छा पता रहना ज़रूरी है। उसमें मेंस में सोर्सेस कम है, प्रीलियम में सोर्सेस ज़्यादा है, प्रीलियम में डेटा ज़्यादा है, प्रीलियम में फैक्ट ज़्यादा है। तो इतना सब अपने स्ट्रैटेजी में या अपने दिमाग में बैठना बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज के लिए मैंने थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकाला है। वो थोड़ा सा जिसको मैच होगा और मेरा ये सोल्यूशन करेगा। मतलब तुम अगर 90s में खेल रहे हो, तुम्हारा 3-4 मार्क्स से नहीं निकल रहा है, तुम्हें फॉरेस्ट में 100 के ऊपर नहीं जा रहे हो, फॉरेस्ट में बैठना है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी काम करेगा। ये स्ट्रैटेजी ऐसा है, अपने इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है जो फैक्चुअल है, जिनमें अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल रहता है। हिस्ट्री के लिए स्पेशली सोर्सेज ज़्यादा है, ज्योग्राफी सोर्सेज कम है और कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, वो हम एनवायरनमेंट के साथ कर सकते हैं। ये 3 जो है ये तुम्हें मतलब ये बाय हार्ट रटने सब्जेक्ट है 3, ऐसा बोलूँगा। ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद इनको कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अर्ली मॉर्निंग में इनका रिवीजन के लिए रखना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये 4 सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट में तुम्हारे दो सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं है, तुम प्रीलियम नहीं क्लियर कर पाओगे। ये चारों के चारों मस्ट है, और जो ये 4 सब्जेक्ट पे कमांड लेगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 120 प्लस भी जा सकता है, 100 प्लस भी जा सकता है। प्रीलियम श्योरली निकल सकता है। और जिसके 5-10 मार्क्स से प्रीलियम रह रहा है, मतलब बाउंड्री पे खेल रहा है, 70-80-90 खेल रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगा। ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, मेरे खुद को अप्लाई किया मैंने। ये मुझे भी मेरे सीनियर ने बताया था, तो मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके और थोड़ा उसे तगड़ा बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं। मुझे आपको संदीप भैया मिल गए थे, कोई टाइप मतलब कोई गाइडेंस मिल गया था आपको? हाँ, गाइडेंस मिला था मुझे। तो इसमें उन्होंने PYQ, टेस्ट सीरीज, ये कुछ बताया था कि इसका रोल क्या है? या ये 4 सब्जेक्ट के लिए स्पेशली इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर है। मार्केट में जितने भी बड़े क्लासेस है, विजन रहने दो, फोरम रहने दो, वाजीराम रहने दो, फिजिक्स वाला रहने दो, ये सब के जितने भी सब्जेक्ट वाइज पेपर्स है सब लेके आना ये मार्केट से। उसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि तुमने एक बार इकोनॉमी का सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होना चाहिए, ज़रूरी है। अभी तुम्हें कम टाइम में इतने सारे टेस्ट, अभी इकोनॉमी के विजन के लगभग 6 टेस्ट होते हैं, फोरम भी अराउंड 6 टेस्ट के तक जाएगा, तो इतने मतलब 1500 to 200 MCQ इनके बन जाएंगे। तो सॉल्व कैसे करने, इसको तो 1 महीना लगेगा या फिर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो इसको सॉल्व कैसा करना, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। अभी तुमने बुक पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है, रमेश सिंह मान लो पढ़ा है अच्छा सा, अभी तुम्हें MCQ सॉल्व करना है। तुम क्या करना है, शुरू 1st to 6 टेस्ट एक बार सॉल्व करो, कंटिन्यूस सॉल्व करना है। तुम्हें एक ही दिन में इतना नहीं होगा। मैं सॉल्व करता था 5 टेस्ट दिन में सॉल्व करता था, एक ही दिन में 5 टेस्ट मतलब 500 क्वेश्चन दिन में सॉल्व करता इकोनॉमी का। और उसमें मतलब ब्रेक लेता था, 1.5 घंटे बाद आधा घंटा ब्रेक, वापस दूसरा टेस्ट लेता था। तो मेरा एक दिन में पूरा वो विजन का सारा सिलेबस मतलब और एक बार रिवीजन होती थी मेरी विजन के टेस्ट सॉल्व करने। विजन क्या करेगा, रमेश सिंह का या फिर कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से वो निकालेगा और क्वेश्चंस बना के देगा, तो अपना वहाँ पे एक बार रिवीजन हो रहा है। दूसरे दिन में पूरा उसका सॉल्यूशन पड़ता था, तो मेरा और एक बार वहाँ पे रिवीजन हो रहा था। अच्छा, मतलब फर्स्ट में बस क्वेश्चन लगाते थे, बाद में सॉल्यूशन। बाद में दूसरा दिन एक स्पेशल डे, जितने भी 2-3 दिन लगने दो, किसी को 4 दिन लगेंगे, सॉल्यूशन पढ़ना है। और नेक्स्ट 2-3 दिन तुम्हें उसमें नोट्स निकालना है विजन के। उसका जो भी तुम्हारा एनालिसिस रहेगा, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, जो तुम्हें गलत हो गया, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, उसका नोट्स बनाना है तुम्हें। और ये नोट्स ये तुम्हारे विजन के नोट्स हो गए सिमिलरली। और ये नोट्स हार्डली 70 to 80 पेजेस का बनाना। विजन का सारे क्वेश्चंस जितना वास्ट बनाओगे उतना रिवीजन के लिए अपने को कम टाइम मिलेगा, तो जितना कम होता है उतना बनाओ। स्पेशली जो गलत हो गया, जो डिफिकल्ट लगता है, जो कंसेप्चुअल है, उसके नोट्स बनाओ। जैसे फैक्चुअल का बहुत फोकस करो, इतना ज़्यादा पूछता नहीं, ईयर वगैरह तो इतना पूछता नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया जाएगा कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है। और ये विजन का होने के बाद सेम करो फोरम के साथ। फोरम का भी सेम करो, एक ही दिन में सारे टेस्ट सॉल्व करो। ऐसे अगर सेम फॉर वाजीराम करो, उसके बाद फिजिक्स वाला करो, तो ये 4 टेस्ट का तुम ये कर सब 20 दिन में फिनिश करने का ट्राई करो। सिर्फ तुम्हें 20 दिन में इकोनॉमी नहीं करना है। उसके बाद मैंने जो 12 थीम्स दिए है, वो 12 थीम्स और CSAT ये मॉर्निंग में रखना है। वो 12 तुम्हारा मतलब माइंड को ऐसे ट्रेन करेगा कि सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में हमें याद रखने हैं। ऐसा वो 12 थीम्स तुम्हें हेल्प करेगा, मतलब एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट कर पाओगे इकोनॉमी के साथ साथ। इसमें मोनोटोनस नहीं हो जाएगा कि तुम 5-5 क्वेश्चन पेपर? वो चैलेंज है। वो तुम एक मोनोटोनस हो जाएगा, वो बार बार
तुम्हें साल भर थोड़ी करना है वो, हाँ। 15-20 दिन ही करना है। वो मोनोटोनस क्या है, उतना हर्डल तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो तुम्हारे क्वेश्चन राइट आने वाले ना। और इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो तो 20 के अराउंड 50 to 20 क्वेश्चन है, हाँ। और उतना हर्डल लेना ही है वो, उतना हर्डल। एक और चीज़ है इसमें कि आपने जैसे 4 सोर्सेज बोले, विजन का टेस्ट सीरीज आता है 10,000 से ऊपर, 10-15,000, फिजिक्स वाला, फिर ये सब। ये टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं है अपने को, मार्केट से ले लेना है। ये जो बता प्रिंट दो आउट बच्चों को, मतलब फ्री सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, वो लेना है। टेस्ट सीरीज कोई लगाना नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना है कोई भी एक क्लास का लगा लो, अपना हैबिचुअल होने के लिए, अपना ट्रेनिंग होने के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ कोई भी एक क्लास का। और ओपन टेस्ट भी रहते हैं मार्केट में सारे क्लासेस के बड़े बड़े, तो उसमें भी पार्ट ले सकते हो। तो उसका कोई टेस्ट सीरीज वो नए कैंडिडेट के लिए अच्छा है, टेस्ट सीरीज लगाना, वो शुरू के पूरा एंड तक उनको बना के रखेगा वो। इसमें आपने अब इतने टेस्ट सीरीज बताए प्राइवेट कोचिंग के, मैंने एक प्रॉब्लम देखा है क्या लोगों में कि जो PYQ की लैंग्वेज और टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज बहुत डिफरेंस होता है, वो मैचअप कैसे करें? तो बाद में हम PYQ को ही ये सब नोट्स निकाल के PYQ के पास जाए कि UPSC की लैंग्वेज कैसी है, ये आपने कैसे किया? ये जो 4 सब्जेक्ट का है ना, इसमें तुम्हें PYQ पकड़ो या फिर मार्केट वाला जो पकड़ो, ये तुम्हें ये 4 सब्जेक्ट पूरे डायनामिक सब्जेक्ट है। ये तुम्हें सारे कंसेप्ट पता ही रहने जरूरी है, फिर कौन सा भी लैंग्वेज रहने दो, ये 4 सब्जेक्ट के लिए चल जाएगा। PYQ पकड़ो या फिर UPSC का पकड़ो, ये 4 सब्जेक्ट के लिए मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, या फिर अपना हिंदू वाला लैंग्वेज रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पे तुम्हारा PYQ वाला लैंग्वेज काम करेगा, वहाँ पे तुम्हें हेल्प भी होगा PYQ का। यहाँ पे थोड़ा सा 50% भी बोल सकता हूँ मैं हेल्प होगा PYQ का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये पूरा डायनामिक सब्जेक्ट है ये 4। तो अगर कोई न्यू प्रिपरेशन के लिए आ रहा है, मतलब उसने अभी स्टार्ट किया है, तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी वो कब अप्लाई करनी चाहिए? इनिशियली करनी चाहिए या फेब मार्च, ये कब करनी चाहिए? आप उसने पढ़ा ये स्ट्रैटेजी को मिनिमम तुम्हें प्रीलियम के लिए 6 महीना लगने वाला है, 6 मंथ्स तो प्रीलियम क्लियर। अगर ये स्ट्रैटेजी एक बार बना ली है तुमने ना, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी तुम्हें इतना मेहनत नहीं लेना है। एक ही बार मेहनत है, वन टाइम मेहनत है ये। उस टाइम सिर्फ तुम देखना है तुम्हें नया क्वेश्चन कौन सा है, नया टॉपिक कौन सा है, वो सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है। तो ये वन टाइम स्ट्रैटेजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाली स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे इवॉल्व हो रहा है प्रीलिम्स, नए ऑप्शंस आए हैं कि ओनली 1, ओनली 2, पूरा एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया। भाई एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, ये स्ट्रैटेजी उसमें कितना एप्लीकेबल रहेगी? ये जो नया ट्रेंड आया है 2023 से, थोड़ा सा डराने वाला था बच्चों को, लेकिन रियल में देखोगे ना तो उसमें सिर्फ 20 to 30% नए हैं। मैं तुमको 2 क्वेश्चन शेयर करता हूँ जिसमें पता चलेगा कि UPSC ने स्टेटमेंट तो नहीं बदले, स्टेटमेंट तो वही है, बदला है सिर्फ नीचे वाले ऑप्शंस, जहाँ और ऑप्शंस में भी 20-30 क्वेश्चन ही ऐसा है जो नए लग रहे बच्चों को। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर मैच। अगर तुम पुराना ट्रेंड देखोगे तो वहाँ पे वैसे था 1 and 2, 1 only, 1 2 3, उसी से ही मैच करेगा। वहाँ से उसमें से क्या किया, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया। पहले 4 स्टेटमेंट थे, अभी 3 स्टेटमेंट में UPSC खेल रहा है। और 2022 और 2023 का पेपर एक बार कंपेयर करना, उसमें पता चलेगा कि सिर्फ 20 या 30 क्वेश्चन में नया है। सिंगल लाइन तो 30 क्वेश्चन है, तो नया सिर्फ डराने के लिए उनका लैंग्वेज चेंज हो गया है। बाकी तो मुझे नहीं लगता इतना कोई चेंज कर दिया है। और यहाँ से और भी डेंजर बना सकता है, कुछ अलग ही नया ऑप्शन डाल देगा। तो डरना नहीं है, अपने 4 स्टेटमेंट तो अपने ना प्रीवियस ईयर वाले ही है, वो मतलब इंफॉर्मेशन वही है नीचे ऑप्शन में। ये है कि तुम्हें वो स्टेटमेंट जरूर 100% पता ही रहनी जरूरी है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट पता नहीं है तो तुम नहीं, थोड़ा एक तो अच्छा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एलिमिनेशन में पहले होता था कि एक स्टेटमेंट मुझे पता नहीं तो वो एलिमिनेट हो गया। हाँ, नजदीक जा सकते थे अपन। हाँ, नजदीक। अब ये इसमें कि अगर एक स्टेटमेंट मुझे पता है, दूसरा 50% पता है, तो उसमें कैसे रिस्क ले ले कि 1 2 इसमें कि आप हम काफी बढ़ गया इसमें। या आप अभी भी आप बोल रहे कि बस इंफॉर्मेशन वही है, बस नीचे वाला बदल दिया है, तो कुछ इफेक्ट होगा उससे? कि मुझे एक तो डेफिनेटली पता है, देखो टॉपर मुझे जिसने अच्छा से पढ़ाई किया है उनका प्रीलियम नहीं रुकने वाला है। ये प्रॉब्लमेटिक किसी को होगा जिसका ऐसा मतलब बाउंड्री पे प्रिपरेशन है या फिर प्रिपरेशन ठीक से नहीं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत दिक्कत करेगा। उनका डिफिकल्ट है प्रीलियम निकला। जो टॉपर्स है या फिर जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया है उनका प्रीलियम नहीं रुकेगा, UPSC ने कितना भी स्ट्रैटेजी बदलने दो। और इलिमिनेशन का जो बोल रहे हो, अगर तुम्हें स्टेटमेंट ही राइट पता है तो इलिमिनेशन में इतना वो नहीं होगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। UPSC में ये नहीं हो गया जो हार्डवर्क करता है उसका नहीं निकल रहा, लक बेस्ड गेम अब चल रहा है? क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। नहीं, मैं लगा के आ गया अगर वो ऑप्शंस लग गए, वो बहुत कम, क्योंकि जो ये जा रहा है कट ऑफ भी जा रहा है, वो बहुत कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है कट ऑफ। और लकी भी हो कट ऑफ के लिए CSAT का रीजन है,
जो कम लेके आ रहा है। नहीं, ये भी जो न्यू अगर तुम सीसैट नॉर्मलाइज रखोगे तो वापस कट ऑफ 95 अबव ही रहेगा। हाँ एक ऑब्जर्व करना तुम सीसेट। हाँ, ये सीसेट में मतलब डिफिकल्टी क्यों बढ़ाने का क्या रीज़न हो सकता है? अब ये सीसैट में डिफिकल्टी बढ़ाने का रीज़न है कि कंपटीशन कम कर रहा, या फिर कंपटीशन कम करना ही रीज़न है उसका, या फिर और चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि नया क्रीम लेयर आ रहा है, नए नए जनरेशन यूपीएससी में, ओल्ड जनरेशन विद नया जनरेशन आ रहा है। तो इन सब का कंपटीशन के लिए टैकल करने के लिए मुझे लगता है ये नया और इससे भी और डिफिकल्ट हो सकता है। या फिर लास्ट ईयर प्रोटेस्ट भी हुआ था बच्चों का, और अचानक से यूपीएससी वापस सिंपल भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनका कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन हमें दोनों स्ट्रेटेजी के लिए प्रिपेयर रहना है। सीसैट का दौलत, जैसे आप भी सीसेट के कारण आपका 2 बार प्रीलिम्स निकला है, तो काफ़ी आप अटैच्ड हो इस एग्ज़ाम से, और जो सीसेट से फेल होने वाले बच्चे हैं उनसे, तो क्या टेक है आपका कि सीसेट इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? एक तो ये, और ये डिफ़िकल्ट करना क्या सही है या गलत? Justified है क्या? जस्टिफाइड है या नहीं? अभी आप तो मतलब एक उसमें ऐड ऑन कि आप तो इंजीनियर बैकग्राउंड के, मेरा Imagine इंजीनियर कि art मैं के दो तो बार, वही background। मेरा भी वैसे नहीं, इवन आईआईटी वालों को भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये ट्रेंड, और नॉर्मल ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का तो मतलब उनको डिफिकल्टी लगने वाला है। तो इसका अपन यूपीएससी को तो यूपीएससी के साथ अपन क्रॉस तो नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रोटेस्ट कर लेंगे तो चेंज हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो उसमें अपन नहीं जाते, अपन प्रिपरेशन में इसमें जाते हैं। प्रिपरेशन कैसे करोगे? डेली तुम्हारा दिन सीसैट से चालू करो, क्योंकि अभी तक जब तक ये डिफिकल्ट ट्रेंड रहेगा तुम्हें सीसैट डेली करना है। फिर आईआईटीज़ वालों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको भी डेली फॉलो करना ही पड़ेगा ये, नहीं तो और कुछ तो नया आएगा वो भी उनकी भी गाड़ी हो जाएगी। तो डेली मॉर्निंग में शुरू के 1-1.5 घंटा या फिर 2 आवर्स सीसैट के रिजर्व रखो। Daily? उसके बाद मेरी जो क्योंकि फ्रेश माइंड होता है तब। उसके बाद मैं 12 थीम्स बता रहा हूँ, उसको उसके बाद रखो। वो 12 थीम्स वो एडिशनल मार्क दे देंगे आपको, 10 to 15 मार्क्स आपका स्कोर बढ़ा देंगे, और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाले वो 12 थीम्स है। 12 थीम्स कौन से? कौन से? आप 1 मिनट में आपको 12 थीम्स के नाम बताता हूँ मैं। और ये 12 थीम्स है कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, कम टाइम लेता है प्रिपरेशन के लिए। ये आपने मतलब खुद या ये मैंने सर्च किया, मेरा ये 6 साल का रिसर्च है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। हर प्रीलिम के पहले में लगभग 7 से 8 हज़ार MCQ सॉल्व करता था। अच्छा, तो मुझे इससे पता चला कि MCQ सॉल्व करने से ही तुम प्रीलियम या फिर डायनामिज्म जो डिफिकल्ट ट्रेंड है वो टैकल कर पाओगे। अगर सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। लेकिन इतने अगर कोई MCQ सॉल्व कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो जाता ज़्यादा कि नहीं ना, उसको स्ट्रैटेजी वाइज सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने बताया, हाँ। एक दिन में 500 MCQ सॉल्व करो, 2 दिन उसका सोल्यूशन पढ़ो, अगले 2 दिन उसके नोट्स बनाने के लिए को। एक बार नोट्स बन गए, वहाँ पे ही तुम्हारे 2 बार रिवाइज हो रहा है। सेम फॉर फोरम्स के लिए, फोरम में भी वही क्वेश्चंस 50% नए आने वाले हैं, तो और एक बार तुम्हारा रिवीजन वहाँ पे हो रहा है, और उसके नोट्स बना रहे हो, फोरम के भी नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे भी और तुम्हारा तुम्हें नया कंसेप्ट मिल रहा है वहाँ पे। तो लेकिन हमने अगर 500 MCQ सॉल्व कर दिए, उसके नोट्स बना दिए, तो बाद में वो MCQ देखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप बोले बस वो नोट्स देखो क्या? या बाद में भी वो बाद में तुम्हारा टाइम ही नहीं बचेगा उतना, तुम्हें नोट्स ही देखना है वो। अच्छा, बस नोट्स। बाद में तुम 100 MCQ 100 क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, पॉसिबल नहीं है। वो भी ट्राई कर लिया मैंने, फिर बाद में पता चला कि यही अच्छा रहेगा, नोट्स बना के रख दो, बाद में क्वेश्चन को देखने का नहीं, वो टेस्ट सीरीज के पास जाने का नहीं बाद में। मैं आपको 12 थीम्स शेयर करता हूँ। ये 12 थीम्स डेली पढ़ने हैं। डेली मतलब ये स्पेक्ट्रम के लास्ट स्पेक्ट्रम के एंड में जो चार्ट्स है, अच्छा, हाँ, वो मॉर्निंग में अपेंडिक्स वाले वो अच्छे से पढ़ने हैं। और वो इतना ज्यादा फैक्ट्स है कि वो वन टाइम रीडिंग में याद ही नहीं रहेगा। तो उसको कैसे तोड़ना है, आज गवर्नर जनरल किया मैंने, कल सोशल मूवमेंट्स करूंगा, बाद में मैं फार्मर्स मूवमेंट करूंगा, बाद में कांग्रेस के सेशन देखूंगा। ये 4 दिन में, ये 15 मिनट्स में एक टॉपिक होने वाला टॉपिक है। तो एक दिन में करोगे तो नहीं रखने, याद नहीं रहेगा, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है अपने को। 12 थीम्स बता रहा हूँ मैं। देखो, लूसेंट, जीके, एंशिएंट, मेडिवल तुम्हें प्रीलियम तक 10 टाइम्स पढ़ना है। लूसेंट, जीके, एंशिएंट एंड मेडिवल, ये तुम्हें एंशिएंट एंड मेडिवल, हाँ, दोनों भी टाइम्स एंड पढ़ने। मुझे लगता है दोनों मिला के 50 पेजेस रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं है वो। अच्छा। और 4 to 5 मार्क्स तुम्हें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तुम्हें हेल्प करेगा ही। हर साल का, ये मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल मुझे 4 से 5 मार्क्स इसने मेरे बढ़ा दिए है। नेशनल पार्क देखने सारे, विकिपीडिया अच्छा सोर्स है, या फिर तुम्हारे
कोई भी कोचिंग का शंकर आइस में लिस्ट भी है ना, लिस्ट है, लेकिन वो कंप्रेहेंसिव नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। शंकर आइस तो पढ़ना ही है ना अपने को। नेशनल पार्क मुझे लगता है वह 110 के ऊपर गए हैं, तो एक बार विकिपीडिया से, उसमें क्या विकिपीडिया में रिवर्स कौन सा फ्लो होता है वो भी दिया है उसमें, और यूपीएससी भी अंदर भी घुस रहा है, लेकिन ऊपर से नहीं पूछ रहा है। वही विकिपीडिया की क्रेडिबिलिटी लो है ना, कि गलत भी इंफॉर्मेशन रहती है उसमें, ऐसा करके। दूसरा अल्टरनेटिव फिर अपने को मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब टेलीग्राम पे भी काफी चैनल है आजकल जो फॉलो करो जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहे। और नेशनल पार्क में मेजर क्या क्या मिलता है, मेजर एनिमल्स, प्लांट्स, या कोई रिवर है, बॉर्डर एरिया भी पूछ बॉर्डर रहे हैं एरिया, आजकल तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना है जो न्यूज में है, वो भी 10 बार पकड़ना है। स्टेट एनिमल स्टेट, वो 10 बार पढ़ो। अभी बारसिंह आया था, वो स्टेट एनिमल ऑफ एमपी का था, जिसको एमपी का पता था वो एमपी टिक कर दिया, जिसको नहीं पता था उसका क्वेश्चन गया था। मैं सब स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी इन्वायरमेंट का बता रहे हैं आपको, वो आप साथ में मैप भी रखें, ताकि उसको मैपिंग पे करते रहें। वो आजकल यूपीएससी जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैपिंग से काफी इजी हो जाता है। वो भी मेरे इस थीम में एक है। अच्छा है, ठीक। रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, डैम्स इन इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये 10 बार पढ़ना है प्रीलियम के पहले। 10 बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना सारा डेटा तुम रीडिंग में नहीं याद रखोगे। तुम्हें 10 बार पढ़ोगे तभी वहाँ पे जाके थोड़ा सा इलिमिनेशन कर पाओगे। मतलब 10 बार भी कम है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अपने एवरेज लोगों के लिए 10 बार पढ़ना ही है, जो नेचुरल गिफ्टेड है वो तो उनके लिए मतलब ये थोड़ा सा कम भी किया तो चलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटी, रिपोर्ट्स, ये 10 बार पढ़ने अपने को। एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल्स, एनिमल इन न्यूज़, वो 10 से 10 बार पढ़ना है। डांस आर्किटेक्चर का पार्ट है, डांस, पेंटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आर्किटेक्चर्स, ये 10 बार पढ़ना है। इंडिया का मैपिंग अपने को डिटेल में करना है, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा केरला, तमिलनाडु, पूरा स्टेट में। अभी पहले ऊपर से निकलता है, लेकिन अभी अंदर घुस रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट का भी है, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट जाना है पूरा स्टेट वाइज। स्टेट्स में मेजर क्या क्या है, दुर्गापुर कहाँ पे है, अपना वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे था, गुजरात से लेके कितने स्टेट से, ऐसा क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, पोर्ट का क्वेश्चन पूछा है। तो ये मैपिंग से आपको ये हेल्प होगा। वर्ल्ड का मैपिंग, अभी ईरान पाकिस्तान न्यूज़ है, दोनों का बाउंड्री मैच हो रहा है क्या? करेक्ट, हाँ, बलूचिस्तान बीच में है जो बाउंड्री पे है। और मिडिल ईस्ट पे तो अपना हर साल कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ ना कुछ आता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और स्पेक्ट्रम के लास्ट वाले चार्ट अपेंडिक्स, ये देखोगे ना तुम, ये लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा है। अपना ज्योग्राफी भी कर रहा है, एनवायरनमेंट भी कवर कर रहा है, आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर रहा है, हिस्ट्री भी कवर कर रहा है। जैसे इतना लेंदी लग रहा है, तो ये लेंदी अपने को एक साथ नहीं करना है। वही एक दिन में मतलब लगभग 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा कुछ देना है, सुबह सुबह ऐसा कुछ। सीसैट के बाद तुम्हें ये करने टॉपिक्स, थीम्स जो फैक्चुअल है वो बार बार पढ़ने अपने को, और अपने दिन की शुरुआत ही इससे करना है। सीसैट प्लस ये 12 थीम्स, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो इसको अपने को हेल्प करेगा। और ये मल्टीपल एग्जाम का अभी 3-4 महीना टाइम है, तो ये सारे तुम 10 बार आराम से पढ़ लोगे, 1-1 घंटा दिन में निकाल के। और ये जो 12 थीम्स है, ये तुम ना 10-15 मार्क्स तुम्हारे ये बढ़ा देंगे। अगर तुम्हारे इसके वजह से प्रीलियम शायद रुक रहा होगा, इसके वजह से कि मेरा स्टेट गलत हो रहा है, मेरा ये गलत हो रहा है, मेरा नेशनल पार्क मैच नहीं हो रहा है, मेरा एनिमल मैच नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ये हेल्प होगा, 4-5 मार्क आराम से बढ़ा सकता है। अगर और डीप में करोगे तो ये 10 बार इसमें पोटेंशियल है कि 10-15 मार्क तुम्हारे बढ़ा सकता है ये टॉपिक्स। करेक्ट। तो ये तो मतलब बात आपकी हो गई कि प्रीलिम्स की मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, क्रैक करना था। बहुत लोग अब ये प्रीलिम्स का ये भी बोलते हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, एंजाइटी हो जाती है। वो आपको भी हो गई थी, या आपने कैसे डील किया, या नहीं हो रही थी? एंजाइटी सबको होने वाला है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको एंजाइटी नहीं है। तो ये अपना पार्ट है प्रिपरेशन का। और जो बहुत ही डरा हुआ है एंजाइटी को लेके, या फिर एग्जाम के वक्त थर काँप रहा है, या फिर टॉयलेट हो रहा है उसको, तो उसको थोड़ा सा मतलब मेडिकल में दिखाना पड़ेगा। बाकी एंजाइटी और नॉर्मल एंजाइटी 90% लोगों का सेम एंजाइटी है। मैंने याद किया है, भूल रहा हूँ मैं। अगर तुमने पढ़ा है ना टॉपिक, तो तुम भूलोगे नहीं, वो एग्जाम में तुम्हें याद आएगा। वो तुम्हारा सिर्फ मन, तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद नहीं आएगा। अगर तुमने पढ़ा है तुम भूलोगे नहीं। वो एंजाइटी मतलब अपने को सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम का प्रेशर है उसकी वजह से एंजाइटी आ रहा है। उसका इतना मेजर, उसको इतना भाव मत दे दो, वैल्यू मत दे दो, जाके फेस करो एग्जाम। दूसरा ऑप्शन नहीं है एंजाइटी रिड्यूस करने का। तो ये अगर तुम्हारे एंजाइटी की वजह से तुम अगर बोल रहे हो कि मैं एंजाइटी बहुत है, मैं पेपर ही नहीं सोल्व करूँगा, भाई यूपीएससी छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे। यूपीएससी एंजाइटी को साथ में लेके जाना है क्या अपने को आगे, लेकिन ये फेस करना। ये लोगों ने यूपीएससी भी करनी है, और ये एंजाइटी भी है, और क्योंकि उस दिन की होती है, उस 2 घंटे की, तो इसके लिए कुछ कोप अप मैकेनिज्म है। जैसे कि पहले ही
एग्जाम्स होते कि वो सेंटर में करवाते, ऐसे कुछ होता है? आपने दिए थी कि एग्जाम हॉल में जाके पहले? मैं अभी 6 बार प्रीलिम दिया मैंने, मुझे कभी ऐसा एंग्जाइटी लगा ही नहीं है मेरे, अच्छा। क्योंकि मैं रिवीजन ही इतना, जो एंग्जाइटी का और एक सोल्यूशन है मेरे पास, बोल सकते हैं अपन उसको सोल्यूशन, लास्ट के 20 दिन का अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो। जो लास्ट के 20 दिन है ना, उसमें तुम डिसाइड करो कि मुझे ये टॉपिक्स या फिर मुझे ये एक सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी जो लास्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड लास्ट अटेम्प्ट, उनके लिए। जो फ्रेशर है या फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, उनको तो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। तो एंग्जाइटी का जो इशू है 4th या 5th अटेम्प्ट वालों को रहना चाहिए, बाकी बीच वालों को नहीं आना चाहिए एंग्जाइटी का इशू। ये एंजाइटी से एक और चीज़ निकलती है, जैसे एंजाइटी है, फिर फेल भी हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, क्योंकि वो तैयार रहते हैं लेकिन ये एंजाइटी को डील करना नहीं सीख पाते हैं, उससे फेल हो जाते हैं, फिर बाद में और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो ये सर्कल एक चलता रहता है इनका कि हाँ एंजाइटी हो रही, फिर अगला अटैम्प्ट है, फिर सेम चीज़ रिपीट होती है। तो ये सर्कल से कैसे निकले? मतलब कोई मैकेनिज्म है जो ये कंट्रोल करने का? जैसे काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन करो, योगा करो, आपका क्या कुछ? मेडिटेशन का तो रोल बहुत बड़ा है। मॉर्निंग में अगर तुम्हें, अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका मेंस बहुत अच्छा हुआ है लेकिन प्रीलिम ही क्लियर नहीं हो रहा है। 5 बार लगातार वो प्रीलिम में ही अटका है। उसका मेंस इतना अच्छा बना के रखा है उसने कि उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन प्रीलिम में एंग्जाइटी होता है, बहुत डरता है वो, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे धर कांपता है एग्जाम को। तो उसको बोला भाई ये देखो, ये 5 बार दे रहा है, वो सेम कंडीशन है, तो उसका वो डॉक्टर के पास जाके वो ट्रीटमेंट कर रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है वो। अच्छा। तो वो मतलब क्लिनिकल ईल वाले हैं लोग, उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। और मेडिटेशन का रोल बहुत है। मेडिटेशन तुम्हें अर्ली मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स शांत बैठो, या गाइडेड मेडिटेशंस है, या फिर कोई ईशा क्रिया वगैरह उनका एक आधा शाम भी मेडिटेशन है, वो फॉलो करो, उसमें हेल्प होगा आपका मेडिटेशन। लेकिन एग्जाम का डे का एंग्जाइटी तुम उसे फेस करके ही जा सकते हो। इसके लिए मल्टीपल टेस्ट अटेम्प्ट करो, ओपन टेस्ट, मॉक टेस्ट अपन अटेम्प्ट करो, इससे थोड़ा सा एंग्जाइटी पे वर्क कर सकते हैं अपन। अभी हमने तो सब ये प्रीलिम्स की जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो बता दी। अभी प्रीलिम्स 2-3 महीने में आने वाली है, तो जो नए जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? जो फर्स्ट टाइम रीडर है या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि तुम अभी Jan-Feb तक तुम्हारे जो नए सोर्सेस है वो पढ़ना एंड करने का ट्राई करो। Jan-Feb तक, उसके आगे नया कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि वो रिटर्न नहीं होगा, वो अपना टाइम वेस्ट है, वो उसको अवॉइड ही करो। Jan-Feb तक जितना भी नया बाकी है वो सब कर लो। जो पुराने लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनका तो ऑलरेडी नोट्स है, नोट्स पे काम करो, मल्टीपल टेस्ट दे दो। स्पेशली 4 पिलर फोड़ना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, जितना ज़्यादा होता मार्केट में सब सॉल्व करना है अपने को ये। और उसके पैरेलल में हमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो स्टैटिक बेस्ड है, वो स्टैटिक का मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में 1-2-3 घंटा ये स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा। और उसमें भी पीवाईक्यू को बेस्ड बना के ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना। बाकी अपना इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक जितना मार्केट में है सब कर लो, मैं तो ऐसा बोलूँगा। और उसका नोट्स बना के उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करो। जितना भी डायनामिज्म रहेगा एग्जाम के दिन, वो सब तुम सॉल्व कर पाओगे उससे, या फिर एलिमिनेट तो कर पाओगे। तो मतलब रिवीजन, ये सब सॉल्व करके रिवीजन आपको लगता है कि इज द की, कि वो सॉल्व रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, बोलूँगा 10-15 टाइम्स, कितना बार करो रिवीजन ही करना है अपने को। तभी तुम एक जो 4 सेटमेंट जो नया टेंडर है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, मल्टीपल टाइम रिवीजन से वो हम पेयर करेक्ट कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा मुश्किल है, जितना रिवीजन कम रहेगा वो वैसे वो उस टाइप के क्वेश्चन टैकल बहुत मुश्किल है करना। तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की थी दौलत जी ने। आप हमारे आज पॉडकास्ट में आए, ये आपकी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये स्ट्रैटेजी शेयर की। फिर से आप कभी नई स्ट्रैटेजी या मेंस के लिए हम आपके साथ आपकी नई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। यस श्योर, थैंक्स मकरंद एंड नितिन जी। थैंक यू।